सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम लोग अपना कंटिन्यू रखते हैं अपना फार्मा टैलेंट हंट जो हम लोग करा रहे हैं क्विज कंपटीशन। ओके, सो हम लोग आज से शुरू करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों की फार्मास्यूटिक्स हो गई है, फार्माकोग्नोसी हो गई है, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स होते हो चुके हैं जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, या हम लोग कह सकते हैं फार्माकोलॉजी। सो वो सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो 6 में बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अमीनोफाइलिन। सो अमीनोफाइलिन आप लोगों ने सुना होगा, थियोफाइलिन का एक डेरिवेटिव होता है। सो इसमें पूछा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अमीनोफाइलिन में। ओके, सो अमीनोफाइलिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? क्या वो होता है अमीन, कि फिनॉल, कि ईस्टर, कि अल्कोहल? सो आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है आपका ए, अमीन। सो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ऑब्वियस है कि अमीनोफाइलिन नाम में ही आ रहा है अमीनो, और मैंने बता चुका हूँ कि अमीनोफाइलिन थियोफाइलिन का डेरिवेटिव है, और जबकि नाम भी आ रहा है इसमें अमीनो। सो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अमीन तो पक्का ही होगा। सो इसका आंसर है ए, अमीन। ओके, तो पढ़ लेते हैं। अमीनोफाइलिन इज अ डेरिवेटिव ऑफ थियोफाइलिन विच कंटेन्स अ अमीन फंक्शनल ग्रुप, जो कि होता है NH2। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ NSAIDs, जिनका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो दोस्तों, जिनको ना पता हो मैं बता दूं कि जो NSAID ड्रग्स होती हैं वो इन्फ्लामेशन, मतलब कि जब आपको इन्फ्लामेशन और फीवर के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपको फीवर हो गया हो या इन्फ्लामेशन हो गया हो, सो तब आप NSAID का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका क्लासिफिकेशन काफ़ी बड़ा होता है, और जो NSAIDs होती हैं ये कभी कभी थोड़ी सी एडिक्टिव हो सकती हैं, इसीलिए इनको डॉक्टर्स के प्रेजेंस में और गाइडेंस में ही इनको यूज़ करना चाहिए। सो NSAID को कौन सी ड्रग्स बिलोंग करती हैं? ए, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, डाइज़ाफाम, या लोराज़िफाम? ओके, आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, आइबुप्रोफेन। Ibuprofen is widely used as NSAIDs for anti-inflammatory and analgesic properties. So NSAID का मैं बता चुका हूँ कि NSAIDs यूज़ होती है इन्फ्लामेशन में और यूज़ होती है फीवर में, और कभी कभी हम लोग इसको पेन को सप्रेस करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। सो NSAID का आप यूज़ ध्यान रखिए, इन्फ्लामेशन में होता है, फीवर में होता है और पेन में होता है। तो आइबुप्रोफेन जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं पेन को सप्रेस करने के लिए, पेन को सप्रेस करते हैं और इन्फ्लामेशन को भी सप्रेस करते हैं। ओके, सो आइबुप्रोफेन का ये यूज़ होता है और वो NSAID क्लासिफिकेशन को बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। What is the mechanism of action of बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स? तो दोस्तों, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जो बैक्टीरियाज को किल करती हैं। ओके, सो एंटीबायोटिक्स की कई सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं जिसमें से एक बीटा लैक्टम है। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स करती क्या है? जो मतलब कि जो आपका बैक्टीरिया है ना, उसकी जो सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को वो इनहिबिट करती है। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, सो बैक्टीरिया की एक सेल वॉल होती है। ओके, तो इस सेल वॉल को ये बीटा लैक्टम की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो जबकि ये सेल वॉल सिंथेसाइज ही नहीं हो पाती है, तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है, जैसे कि उसके अंदर जो RNA है, जो DNA है और जो राइबोसोम्स हैं, वो इंटैक्ट रह नहीं पाते हैं, और वो पूरी जो सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, मींस वो फट जाती है। इसे कहते हैं हम लोग लाइसिस, और सेल का डेथ हो जाता है। सो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कैसे काम करती हैं? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं, और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया सेल है उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हम लोग इससे कहते हैं लाइसिस। ओके, तो ये कौन सा मैकेनिज्म से काम करती है? इनहिबिशन ऑफ DNA गायरेज, इनहिबिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ RNA पॉलीमरेज, या इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? देखते हैं दोस्तों, आंसर क्या है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी है आपका करेक्ट ऑप्शन, जो कि है इनहिबिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस, पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि बीटा लैक्टम रिंग्स बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी किससे होती है? जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना, वो बनती है एक पेप्टिडोग्लाइकन
से ही बनी होती है। जो मतलब कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी होती है। अब जब पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर दिया है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल भी नहीं बनेगी, और जब सेल वॉल बनेगी नहीं तो जो बैक्टीरिया सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। ओके, वही लिखा है इनहिबिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, बीटा लैक्टम एंटीबॉडी सच एज पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पिरिन इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल, इनहिबिट द सिंथेसिस, मैंने क्या बताया, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल बाय इंटरफेयरिंग विद फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल की सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती है, और सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। तो अगर पेनिसिलिन ने अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जब इसी को ब्लॉक कर देती हैं तो सेल वॉल बन ही नहीं पाती, और जब सेल वॉल बन ही नहीं पाती है तो बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। ओके, तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये पेप्टिडोग्लाइकन है, इसी से ये पूरा इसकी सेल वॉल बनती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो प्रेजेंट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल? क्या है वो, एमाइड, फिनॉल, ईस्टर या अल्कोहल? देखते हैं क्या है आंसर। आंसर है बी, फिनॉल। पैरासीटामोल कंटेन्स अ फंक्शनल ग्रुप फिनॉल इन इट्स स्ट्रक्चर। तो पैरासीटामोल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एंटीवायरल एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो मतलब कि कई पेशेंट्स में देखी जाती हैं। आप लोग इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिएगा। इस इन्फ्लुएंजा टॉपिक पे अभी भी काफ़ी मेडिकल स्टडीज़ चल रही हैं। तो इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए एक ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से कॉज होता है। तो कौन सी ड्रग हम लोग इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? क्या है वो, एक्लोविर, ऑस्टेट्रामिल, एमेंटाडीन या ज़ीडोवुडीन? ज़ीडोवुडीन। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर है। आंसर है ऑस्टालमिविर, ऑस्टेलमिविर। सो ऑस्टेलमिविर, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्या है, ऑस्टेलमिविर इज अ एंटीवायरल ड्रग दैट इनहिबिट्स द न्यूरामिनिडेज एंजाइम ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस की एक मतलब कि इसकी खासियत होती है कि इन्फ्लुएंजा वायरस को ये एंजाइम यूज़ होता है, न्यूरामिनिडेज। जो न्यूरामिनिडेज एंजाइम है वो इन्फ्लुएंजा वायरस यूज़ करता है, और जब हमारी ड्रग ये ओस्टावालमिर इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो अपना काम कर नहीं पाता है, वो हम लोग को इन्फेक्ट कर नहीं पाता है। इस वजह से तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो अपना काम नहीं कर पाता है, तो हमें उसका इन्फेक्शन नहीं होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्टालमिविर जो ड्रग है ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, और इस एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से जो हमें इन्फ्लुएंजा वायरस है वो अपनी काम नहीं कर पाता है और हमें इन्फेक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग antibiotics is known for its broad spectrum activity against both gram positive and gram negative bacteria? So कौन सा एंटीबायोटिक है जो दोनों के लिए काम करता है, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी काम करता है और ग्राम नेगेटिव के लिए भी काम करता है? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कैसे होते हैं। ये देखिए, ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव है और ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। ओके, सो दो तरह के ये बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, सो कौन सा पूछा गया कि कौन सी ड्रग है जो दोनों पे ही काम कर जाए, क्योंकि कुछ ड्रग्स ग्राम नेगेटिव पे ही काम करती हैं, कुछ ड्रग ग्राम पॉजिटिव पे काम करती हैं। मैं ऐसी एक ड्रग पूछ रहा हूँ कि कौन सी ड्रग इन दोनों पे काम कर जाए। ओके, तो देखते हैं क्या होगा उसका आंसर। 1 मिनट। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि ग्राम नेगेटिव, तो पेनिसिलिन जी, सेफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन। ओके, सो आंसर है बी, सिप्लोफ्लॉक्सिन। सिप्लोफ्लॉक्सिन इसका आंसर है सही। ओके, सो सिप्लोफ्लॉक्सिन क्या है? सिप्लोफ्लॉक्सिन इज अ फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी अगेंस्ट अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। सो ये जो सिप्लोफ्लॉक्सिन एक फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक है, ये एक फ्लोरोक्विनोन एंटीबायोटिक है जो दोनों पे काम करती है, क्योंकि जो पेनिसिलिन जी है, सेफेलोस्पोरिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये अपनी या तो ये ग्राम नेगेटिव पे बात करेगी या ग्राम पॉजिटिव पे बात करेगी, लेकिन ये सिप्लोफ्लॉक्सिन है जो दोनों पे काम करेगी। ओके, और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो
ब्रॉड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब काफ़ी सारी बैक्टीरियाज पे ये काम कर सकती है। पेनिसिलिन जी कुछ ही में काम करती है, वैनकोमाइसिन भी वही है, इरिथ्रोमाइसिन भी वही काम करती है, लेकिन जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है वो काफ़ी ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरियाज पे काम करती है। ओके, सो अगर दोस्तों किसी भी पेशेंट को आपको पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट किया है, क्या वो ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है, तब आप उस पेशेंट को ये बी वाला ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता नहीं कि ग्राम नेगेटिव है कि ग्राम पॉजिटिव है। तो अगर आप उसको ये दे दे तो ये दोनों पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं उसको आराम मिलेगा, क्योंकि ये दोनों को टारगेट करेगी, तो कोई भी बैक्टीरिया को वो उसको किल कर देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेनिन्स। स्टेनिन्स हम लोग यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल जब आपका हाई हो जाता है। जैसे कि जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो आपको हार्ट अटैक की चांसेस हो सकती हैं। ओके, अगर कोलेस्ट्रॉल अगर हाई हो गया तो हार्ट अटैक की चांसेस कैसे होती हैं, जैसे कि समझ लीजिए ये आपकी ब्लड वेजल है ना, ये आपकी आर्टरी है या वेन है, कोई भी है, ये आपकी ब्लड वेजल है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यहाँ पे जमना शुरू हो जाता है, ऐसे जम जाता है। ओके, और आपका तो यहाँ से ब्लड फ्लो होता ही है। अब देखिए दोस्तों, अगर ये जमने लगा, ज़्यादा जमा, तो यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अब देखिए यहाँ से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा ब्लॉकेज हो जाएगा, यहाँ ब्लड ब्लॉक हो जाएगा, और जब ब्लॉक होगी तो हार्ट में ब्लड पहुँच नहीं पाएगा और आपको हो जाएगा हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक, है ना। और हार्ट अटैक जानते हैं आप कितनी डेडली मतलब कि है, कि हार्ट अटैक में अगर आपको टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मतलब कि उसका फिर डेथ ही उसका एक केस है। तो कितनी मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जो हमारे समाज में हो रहा है बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि कई सारे लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जम गया आपकी ब्लड वेसल में तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं, उनमें से एक दवाई है स्टेनिस, है ना। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा इसमें से मैकेनिज़्म है जो स्टेनिस काम करता है, मतलब कौन सा, मतलब कि इनमें से मैकेनिज़्म है। आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है, द करेक्ट आंसर इज़ ए देखते हैं, इनिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ये इनहिबिट करता है। कैसे करता है, स्टेनिन लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम HMG co-reductase which is involved in the cholesterol biosynthesis। सो जो स्टेनिन है वो किस एंजाइम को इनहिबिट करता है, एंजाइम HMG co-reductase। ओके, सो एंजाइम co-reductase को ये जो स्टेनिन है ये आपका HMG co-reductase से इसे कम करता है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्टेनिन है ये मतलब कि आंसर है इसका मैंने गलत बता दिया। आंसर है इसका इनिबिशन ऑफ HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। तो ये जो HMG को एंजाइम रिडक्टेज है ये स्टेनिन इसको ब्लॉक कर देता है, काम नहीं करने देता है। और जब ये इसको काम नहीं करने देता है तो फिर क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डाउन हो जाता है। ओके, तो ये आंसर गलत है, आंसर है ए सही। ओके, मैंने गलती से बोल दिया था। तो दोस्तों ये है आपका डायग्राम, एसिटाइल कोएंजाइम ए ये कन्वर्ट होता है HMG कोएंजाइम ए को। ओके, और HMG कोएंजाइम ए ये रिडक्टेज है, ये एंजाइम ये इसे कन्वर्ट करता है मेवालोनेट में, और मेवालोनेट कन्वर्ट हो जाता है आपका कोलेस्ट्रॉल में, और कोलेस्ट्रॉल जाता है और आपकी ब्लड वेसल में जम जाता है, ऐसे इस तरह से डिपॉजिट होने लगता है। तो अब तो स्टेनिन क्या करता है, इसी स्टेप को इनहिबिट कर देता है। जब यही स्टेप इनहिबिट हो जाता है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं है, और जब ये बनता ही नहीं है तो यहाँ पे आपकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जमता नहीं है और आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि स्टेनिन जो है ये HMG कोएंजाइम ए को पे इनहिबिट करता है और इसको काम नहीं करने देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसे कहते हैं SSRI, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन की ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग है जो SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ओके, कौन सा है, एम्ब्रिट्रिपिन, फ्लॉक्सोसिट्रीन, हेलोपेड्रोल और वेनलाफैक्सिन। ओके, वेनलाफैक्सिन देखते हैं क्या है, फ्लॉक्सिसिटीन। ओके, सो ये आपका आंसर है बी करेक्ट, फ्लॉक्सोसिट्रीन। कैसे काम करती है, फ्लॉक्सोसिट्रीन इज़ अ SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर
that selectively inhibits the reuptake of serotonin. ओके, सो क्या होता है दोस्तों, डिप्रेशन में होता क्या है, जो अभी हम लोगों को नोन कॉज है वो है जो सेरोटोनिन, जो एक वो होता है हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन की कमी हो जाती है। ओके, तो सेरोटोनिन कमी की होने की वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो ये हम लोगों को मेडिकल साइंस ने मतलब कि जो रिसर्च है वो हम लोगों को इतना पता है कि डिप्रेशन का मेन कॉज जो है वो सेरोटोनिन की कमी होती है। सो क्या होता है कि अब अगर इसका रीअपटेक इनहिबिटर हम लोग दे दें तो सेरोटोनिन जो रीअपटेक हो रहा था हमारे न्यूरॉन से वो कम हो जाएगा और सेरोटोनिन जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। इस डायग्राम से समझिए कैसे होता है। जैसे कि ये है आपका सेरोटोनिन यहाँ पे। ओके, तो ये रिलीज़ हो गया। अब रिलीज़ होता क्या है कि ये थोड़ा जो सेरोटोनिन है ये तो रिलीज़ हो गया और यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिन में चला गया, लेकिन कुछ सेरोटोनिन जो है ये वापस चला जाता है और इधर वापस आ जाता है। देखिए, समझ रहे, ये एरो बना है, ये वापस चला जाता है और अंदर चला जाता है। तो ये जो फ्लॉक्सीसिटीन है ये इसी प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है। तभी देखिए यहाँ पे बाइंड हो गया। बाइंड होने की वजह से जहाँ सेरोटोनिन अंदर जाना था वो जा नहीं पाएगा और जो पूरा सेरोटोनिन है ये नीचे ही जाएगा। तो पहले दोस्तों हो क्या रहा था, फिर से बताता हूँ एक बार क्लियर करने के लिए, कि पहले तो सेरोटोनिन था, इधर था, यहाँ पे आपका सेरोटोनिन था, यहाँ पे ये रिलीज़ हुआ और दूसरे न्यूरॉन पे चला गया। ओके, लेकिन क्या होता है नेचुरल प्रोसेस में कि ये जो आया तो, लेकिन कुछ सेरोटोनिन, कुछ इसके पार्टिकल्स फिर से वापस इसी न्यूरॉन में चले जाते हैं। इसी कहते हैं रीअपटेक, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रीअपटेक। तो ये जो फ्लॉक्सीसिटीन है ये इसी प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है और यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देता है। तो सेरोटोनिन जो जितना निकला वो तो निकल गया, और जो जितना निकल गया वो वापस उसी सेल में नहीं जाता है, पूरा दूसरे सेल में चला जाता है। इस तरह से सेरोटोनिन जो है वो रीअपटेक नहीं होता है, और रीअपटेक जब नहीं होता तो सेरोटोनिन अच्छे से यूज़ होता है और सारा सेरोटोनिन इस सेल को मिलता है। अब ये सेल दूसरे सेल को देगा और इस तरह से सेरोटोनिन का जो पूरा फ्लो है वो बना रहता है। कोई भी बैकवर्ड फ्लो सेरोटोनिन का नहीं होता है। ओके, सो इससे जो डिप्रेशन में काफ़ी राहत मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डिप्रेशन कैसे काम करता है और ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक कैसे काम करते हैं। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो फ्लॉक्सीसिटीन है वो एक SSRI है और यूज़ किया जाता है डिप्रेशन की ट्रीटमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स एक्सिबिट बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी बाय रिवर्सिबली इनहिबिटिंग RNA पॉलीमरेज। कौन सी बैक्टीरियोसाइडल है, मीन्स जो बैक्टीरिया को किल कर देता है, बाय रिवर्सिबली इनहिबिटिंग बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज। तो बैक्टीरिया में एक RNA पॉलीमरेज होता है, उसको कौन सा ड्रग इनहिबिट कर देता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया में जो जैसे जी बैक्टीरिया है इसमें जो एक RNA है, जो एक RNA पॉलीमरेज है, इनमें से एक ड्रग उसको इनहिबिट कर देती है और इनहिबिट कर देती है तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ओके, तो कौन सी ड्रग है, देखते क्या है आंसर। आंसर इज ए, रिफैम्पिसिन। सो रिफैम्पिसिन जो ड्रग है वो बैक्टीरियल DNA पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देती है और इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो काफ़ी इसका इजी मोड ऑफ एक्शन है। बस आपको ध्यान रखना कि बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज को ये पूरी तरह से इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है और इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और बैक्टीरिया की जब डेथ हो जाती है तो हम लोगों को आराम मिलती है उस इन्फेक्शन से। जो भी हम लोग को सिम्टोमेटिक दिक्कतें हो रही होंगी उससे हमें आराम मिलती है। ओके, रिफैम्पिसिन बाइंड टू द बीटा सब यूनिट ऑफ बैक्टीरिया RNA पॉलीमरेज। तो जो RNA पॉलीमरेज का जो बीटा सब यूनिट होता है उसको वहाँ पे रिफैम्पिसिन बाइंड कर जाती है और इनहिबिट कर देती है RNA सिंथेसिस। जब RNA सिंथेसिस ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली कॉजिंग बैक्टीरियल सेल डेथ, तो बैक्टीरिया की जो होती है सेल डेथ हो जाती है। और ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए बहुत ही कारगर है। अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो तो आप किसी भी पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो डॉक्टर्स ज़्यादातर उनको रिफैम्पिसिन देते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ड्रग है अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं जो रिफैम्पिसिन है वो ये जो बैक्टीरिया RNA पॉलीमरेज है यहाँ पे इसको बाइंड कर जाती है और बाइंड कर जाती है तो जो DNA है वो mRNA में कन्वर्ट नहीं हो पाता और जब mRNA में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जाम्पल ऑफ
टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर यूज्ड इन कैंसर कीमोथेरेपी। तो कैंसर में जो कीमोथेरेपी दी जाती है ना, कौन सी ड्रग इनमें से कैंसर कीमोथेरेपी में दी जाती है, कौन सी ड्रग है इन चारों में से? ओके, तो देखते हैं क्या है आंसर। आंसर इज बी, इरोटिनिकैन। इरिनोटिकैन जो है हमारी ड्रग वो दी जाती है कैंसर कीमोथेरेपी में, है ना। पढ़ते हैं थोड़ा सा। इरोटिकैन इनहिबिट्स द एंजाइम टोपोआइसोमरेज 1। तो जो सॉरी दोस्तों, जो इरोनोटिकैन है, जो ड्रग है आपकी इरोनोटिकैन, वो एंजाइम टोपोआइसोमरेज 1 को पूरी तरह से इनहिबिट कर देती है और इससे जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो नहीं होता। तो दोस्तों पता होगा कैंसर में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि एक कैंसर सेल दूसरे कैंसर सेल में कन्वर्ट होगा, फिर ये 3 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, इस तरह से कैंसर सेल बढ़ते रहते हैं। तो कैंसर सेल 1 होगा, वो डीएनए अपना रेप्लिकेट करेगा, 2 हो जाएंगे, फिर वो 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, इस तरह से बहुत ही जल्दी प्रोसेस से पूरा कैंसर फैल जाता है पूरी बॉडी में। तो और ये फैलाता कौन है, ये एंजाइम टोपोआइसोमरेज 1, यही रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के मतलब की रेप्लिकेशन में, मतलब की सेल की रेप्लिकेशन में। सो अगर मैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर दूं तो कैंसर सेल और प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, मतलब कि और रेप्लिकेट नहीं करेंगे और प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, कैंसर की ग्रोथ रुक जाएगी। जितना सेल है वो तो रहेंगे, जितने कैंसर है वो तो रहेंगे, लेकिन हाँ और नहीं बनेंगे। तो इससे कैंसर की ट्रीटमेंट थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब कम से कम सेल बढ़ तो नहीं रहे, जितने हैं उतने तो है ही, लेकिन कम से कम अब बढ़ तो नहीं रहे, और जितने हैं उनको हम लोग या तो सर्जरी या किसी और तरीके से किल करेंगे या उनको निकालेंगे, वो अलग ट्रीटमेंट है। लेकिन कम से कम हम लोग यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट तो नहीं होने देंगे, मतलब कि कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देंगे। सो आपको ध्यान रखना है, इरोनोटिकैन जो ड्रग है ये आपकी कैंसर सेल्स में बहुत ही यूज़ होती है। ओके, और ये क्या करती है, इन्वॉल्व इन क्या, किसको इनहिबिट करती है, एंजाइम टोपोआइसोमरेज 1 को, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन की ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग है ना। अगर मतलब कि किसी को इन्फ्लामेशन हो गया है तो कौन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, मतलब कि हम लोग जब इन्फ्लामेशन होता है तो कई सारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते तो हैं, लेकिन इसमें से कौन सा मैकेनिज्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉलो करता है। ओके, तो पढ़ते हैं। इनिबिशन ऑफ ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस, स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स, एक्टिवेशन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर्स, या इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलिपेज A2 रिसेप्टर्स। क्या है आंसर इसका? आंसर इज डी। ओके, डी, इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलिपेज A2 रिसेप्टर्स। ओके, तो इसको ये इनहिबिट करते, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये इनहिबिट करती है फॉस्फोलिपेज A2 को, है ना। तो ये इसका मैकेनिज्म है। ओके, पढ़ते हैं क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका। इनहिबिशन ऑफ corticosteroids exert their anti-inflammatory effect by inhibiting the enzyme phospholipase A2। तो जो एंजाइम है फॉस्फोलाइपेज A2, इनको ये corticosteroids इनहिबिट कर देती है, और इससे क्या होता है, आर्चिडोनिक एसिड नहीं बनता है, और जब आर्चिडोनिक एसिड नहीं बनता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनते हैं, और तब इससे इन्फ्लामेशन नहीं होता है। तो दोस्तों जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो आर्चिडोनिक एसिड नहीं बना, जब आर्चिडोनिक एसिड नहीं बना तो प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स नहीं बने, और जब ये नहीं बने तो इन्फ्लामेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म काम करती है। ओके, सो दोस्तों अब हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।